मूवी की शुरुआत होती है एक पेड़ से जो बारिश में भीग रहा था और एक औरत उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है रेलवे स्टेशन पर, जहां ये औरत अकेले बैठी होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है वो घर छोड़कर आई है। तभी एक ट्रेन आता है और सीन कट होता है। वो इन सब के बारे में सोच ही रही होती है, तभी उसकी सहेली आवाज देकर उसके बनाए खाने की तारीफ करने लगती है। कविता के घर में पार्टी चल रही होती है। वो, कविता, उसका पति विक्की और उसके दोस्त रहते हैं। तभी कविता प्लेट लाने की बात कहकर किचन की तरफ जाती है। तभी विकी के दो दोस्त गॉसिप कर रहे होते हैं। विकी कहाँ गया है? एक दोस्त पूछता है। तभी दूसरा बताता है, अरे वो बाथरूम गया है। तभी दूसरा बोलता है, अरे नहीं, दूसरी जरूरत पूरी करने गया है। कौन? मालूनी। अच्छा, तब तक कविता खड़े होकर उनकी बातें सुनती है। फिर वो विकी को ढूंढते हुए बढ़ चली है। एक कमरे में पहुंचती है जहां एक बुजुर्ग आदमी पेड़ पौधों के बारे में टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा होता है। कविता उन्हें प्रणाम करती है। तभी उसकी नजर बाथरूम की तरफ जाती है जहां वो विकी को मालिनी के साथ देखती है। यहाँ कविता का दिल टूट जाता है और वो वहां से चली जाती है और सबके साथ जाकर बैठ जाती है। पीछे से विकी और मालिनी भी पहुंचते हैं। लेडीज मालिनी को देखकर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती हैं और कविता को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तभी कविता पूछती है सबसे एक सवाल, लेडीज की सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है? तभी उसकी फ्रेंड ये सवाल उसके पति से पूछती है। पति भी जवाब उसको एक ताने की तरह देता है, न तुम हो न सही, होता बहुत बढ़िया। फिर सभी हंसते हुए कविता की तरफ देखने लगते हैं। फिर कविता एक कहानी सुनाने लगती है फुर्सतगंज की एक औरत की, जिसका नाम स्मिता बताती है। तभी उसका पति विकी इरिटेट होकर बोलता है, अरे यार, और दोस्त भी इधर उधर की बातें करके इग्नोर करने की कोशिश करने लगते हैं। तब तक एक दोस्त बीच में सबका टोकता है। फिर कविता से बोलता है, बोलो भाभी जी। फिर कविता अपनी कहानी शुरू करती है। बताती है स्मिता अपने पिता के साथ दिए घर में अपने पति के साथ रहती थी। हर लड़की की तरह उसका भी सपना था शादी के बाद सेटल होने का। अपनी छोटी सी दुनिया में थी और उसे पेड़ पौधों से काफी लगाव था। वो ज्यादा दुनियादारी नहीं जानती थी, घर, पति और पौधों में ही खुश रहा करती थी। ये कहानी कविता की ही होती है, जिसमें वो अपना स्मिता बताती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां वो अपने गार्डन में माली के साथ बैठी होती है, उसे ध्यान से देख रही होती है काम करते हुए। माली उसके पिता के समय से उसके साथ है। तभी उसका पति आवाज देता है कि वो काम पर जा रहा है। वो हड़बड़ाते हुए उठती है और भागते हुए जाकर उसे अजवाइन का पानी देती है, क्योंकि एसिडिटी हो जाती है। अगले सीन में एक पुलिस ऑफिसर पानी की लाइन में खड़ा रहता है पानी के लिए। औरतें भी उसका मजाक उड़ाती हैं। घर आकर अपने पिता से घर में मोटर लगाने को कहता है। पिता कहते हैं, अपना घर बनाना तो जो जी चाहे वो लगवा लेना। पिता भी उसे ताना देते हैं। अगले सीन में स्मिता खाना बना रही होती है। तभी उसकी मौसी का कॉल आता है। मौसा जी बताते हैं शालू, जो कि स्मिता की कजिन सिस्टर होती है, उसकी नौकरी फुर्सतगंज में लग जाती है। मौसा जी उसके रहने के इंतजाम के बारे में पूछते हैं। स्मिता बोलती है शालू उसके घर ही रह लेगी। फिर वो अपनी मेट के साथ शालिनी के लिए कमरा तैयार करने लगती है। इधर इंस्पेक्टर रतन पुलिस स्टेशन जाने से पहले लोकल गैंगस्टर के घर जाता है, जिसका नाम गजेंद्र होता है। उसका घर स्मिता के घर के पास ही होता है। जब भी रतन गाड़ी पार्क करता है, वो एक पौधा तोड़ देता है, जिसे उसी माली को फिर दिखाया जाता है जो स्मिता के घर पर बागवानी कर रहा था। उसे गजेंद्र के घर पर दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर रतन जब गजेंद्र से मिलता है, तब गजेंद्र रतन को ब्लू टी पिलाता है। तब रतन पूछता है, आपका माल पहुंच गया? तब गजेंद्र अपने बेटे मोंटू को बोलता है ईयरफोन लगाने को, जो कि वहीं बैठा होता है। पर मोंटू उसे डिस्कनेक्ट करके उनकी बातें सुनता है, जिसका उनको अंदाजा भी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपने पिता और रतन की सारी बातें सुन पाता है। और ये बात गजेंद्र और रतन को पता नहीं थी। रतन कहता है माल तो पहुंच गया, लेकिन बॉडी का क्या हुआ? गजेंद्र कहता है उसे भी मिट्टी के साथ मिला दूंगा। गजेंद्र एक बड़ा गैंगस्टर था। रतन ने गजेंद्र के साथ कई काम किए थे, जिसके बदले गजेंद्र को एक ब्राउन कलर का एनवेलप देता है। एनवेलप के अंदर 200 के थोड़े बहुत नोट थे। वो नोटों को देखता है और फिर रतन उससे पूछता है, बस इतना ही? चलो इतना ही है, काफी है, चल जाएगा काम। रतन जाने लगता है। जाते जाते वो मोंटू को एक पुलिस का बैज देता है और कहता है, तुमने पुलिस का बैज मांगा था ना, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। रतन फिर जाने लगता है। तब गजेंद्र मोंटू से कहता है कि पुलिस की नौकरी करने से अच्छा है पुलिस को अपना नौकर बनाकर रखना। रतन के चले जाने के बाद गजेंद्र कहता है, ऐसे करप्ट लोग अच्छे पैसे मिले तो अपने बाप को भी बेच सकते हैं। फिर से सीन चेंज होता है। रात के समय हम देखते हैं कि पंकज एक बार में बैठकर जुआ खेल रहा है। तब एक आदमी उसे बुलाकर गजेंद्र के पास ले जाता है। पंकज पर गजेंद्र का 27,55,000 रुपए का कर्ज था।
गजेंद्र पैसा चुकाने को बोलता है, लेकिन पंकज के पास इतने पैसे नहीं थे। वो कहता है मैं चुका दूंगा। गजेंद्र पूछता है कैसे चुकाओगे? पंकज कहता है मुरादाबाद में मेरे पास एक घर है, आप तो जानते ही हो। गजेंद्र कहता है घर मुरादाबाद में है, लेकिन हम तो यहाँ पे हैं, क्या मैं अब मुरादाबाद में शिफ्ट हो जाऊं? घर बेचे बिना पैसे कहाँ से आएंगे? एक काम करो, वो घर मुझे बेच दो, बहुत पैसे दूंगा। तभी गजेंद्र को कोई कॉल करता है और कहता है साहब ने पूछा है, साल गुजर गए हैं, अब मुरादाबाद का प्लॉट खाली करना ही होगा। गजेंद्र बात करते करते इशारे से पंकज को वहां से चले जाने को बोलता है। घर पर स्मिता खर्च का हिसाब कर रही थी, तभी पंकज बहुत ज्यादा शराब पीकर आता है। पंकज घर पर आते ही शराब लेकर बैठ जाता है। स्मिता उसे खाना लाकर देती है। वो कहती है घर के दरवाजे की जाली ठीक करवानी होगी। पंकज कहता है सिर्फ जाली ही क्यों, पूरा घर ठीक करवा लो। लेकिन इतना पैसा देगा कौन? तुम्हारा बाप? वो कैसे देगा, वो तो मर चुका है। स्मिता कहती है उन्हीं के पैसे से तो इतने दिन चल रहे थे, कम से कम ऐसे मुश्किल समय के लिए पैसा जमा करना चाहिए था आपको। पंकज कहता है तुम किस मुश्किल समय का इंतजार कर रही हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुरादाबाद वाला घर बेच दो, लेकिन तुम इससे किसी भी तरह से राजी नहीं हो रही। स्मिता बोलती है पिताजी ने जो पैसे दिए तुमने सब खर्च कर दिए, अब चाहते हो कि ये घर भी बेच दूं? वो मेरे पिताजी की आखिरी याद है। पंकज कहता है उस घर को तुम्हारे पिताजी का नाम का म्यूजियम बनवा देता हूँ, टिकट के पैसों से घर चल जाएगा। अब स्मिता पंकज के ऐसे फालतू बातों को इग्नोर करती रहती है। पंकज को बहुत पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो स्मिता का मुरादाबाद वाला घर बेचना चाहता था, लेकिन स्मिता इसमें से किसी भी तरह से राजी नहीं होती, जिसकी वजह से पंकज बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने कमरे में घुसता है और कमरे को अलग तरह से सजा हुआ देखकर कहता है ये सब क्या है? स्मिता कहती है शालिनी आ रही है, उसकी में नौकरी लग गई है, इसलिए वो अब यहीं रहेगी। पंकज कहता है तुम बाहर बोर्ड लगवा दो, ये तुम्हारा गेस्ट हाउस है, तुम उसे यहाँ कमरा क्यों दे रही हो, उसे ऊपर वाला कमरा दो। स्मिता उसमें भी राजी हो जाती है। स्मिता इसके बाद ऊपर वाला कमरा साफ करने जाती है। वहां स्मिता के बहुत सारे सर्टिफिकेट और कप्स रखे हुए थे जो उसने स्कूल में जीते थे। स्मिता उन्हें एक जगह पर संभाल कर रख देती है। रात को सोते समय भी पंकज स्मिता को उस घर को बेचने के बारे में सोचने को बोलता है। अब अगली रात को पंकज ना चाहते हुए भी शालिनी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन आता है और शालिनी को देखकर पंकज को काफी अच्छा लगता है और शालिनी को अपने घर लाता है। शालिनी को देखकर स्मिता भी बहुत खुश होती है। स्मिता और शालिनी का रिश्ता बहुत अच्छा था। स्मिता शालिनी को लेकर ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगती है, तभी पंकज उसे उनके ही कमरे शालिनी को देने को बोलता है। स्मिता भी इसमें राजी हो जाती है। रात को स्मिता शालिनी को खाना देती है। उसमें शालिनी की पसंदीदा कटहल की सब्जी बनाई थी और पंकज तो बस शालिनी की तरफ ही देखे जा रहा था। खाना खत्म होने के बाद स्मिता उन दोनों के लिए गुलाब जामुन देती है, लेकिन शालिनी गुलाब जामुन नहीं खाती। पंकज उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो गुलाब जामुन से एक बाइट लेती है और उसे रख देती है। बाद में पंकज उसका वही गुलाब जामुन खा लेता है। इसके बाद स्मिता और शालिनी एक साथ बैठकर बहुत बातें करते हैं। अगले दिन शालिनी ऑफिस से लौटते समय कोई रिक्शा नहीं ढूंढ पा रही थी। वहीं पर रतन चाय पी रहा था। वो शालिनी को देखता है। रतन अपनी बाइक को लेकर शालिनी के पास आता है, कहता है क्या हुआ, कोई दिक्कत है? शालिनी कहती है मुझे कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है। रतन कहता है मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। शालिनी तब कहती है मैं कल ही यहाँ पर आई हूँ। रतन शालिनी को लिफ्ट देने की बात करता है तो शालिनी कहती है आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? रतन कहता है शहर की सुंदरता को बनाए रखने की ये मेरी ड्यूटी है। शालिनी उससे इम्प्रेस होती है और उसकी बाइक पर बैठ जाती है। बाइक पर बैठते बैठते वो एक दूसरे को इंट्रो देते हुए चलते हैं। रतन को शालिनी पहली नजर में अच्छी लग गई थी, इसलिए वो शालिनी के साथ फ्लर्ट भी करता है और शालिनी भी उसके मजे ले रही होती है। इसके बाद रतन शालिनी को उसके घर के सामने उतार देता है। रतन तब शालिनी से उसके फोन नंबर मांगता है और वो उसे नंबर दे भी देती है। स्मिता देखती है कि कोई उसे घर पर छोड़कर गया है। अगले दिन स्मिता अपने बगीचे से टमाटर तोड़ रही थी। शालिनी भी वहीं बैठी थी, तो स्मिता शालिनी से पूछती है कि घर पर तुम्हारी शादी की बात नहीं होती? ये सुनकर शालिनी चुप हो जाती है। स्मिता तब कहती है अरे अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती, तो बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? शालिनी तब उदास होकर कहती है हाँ। स्मिता कहती है तो क्या होगा? शालिनी कहती है मेरा बॉयफ्रेंड अपनी पत्नी के पास लौट गया है। ये सुनकर स्मिता वापस अपनी सब्जियां तोड़ने लग जाती है। सीन चेंज होता है। इसके बाद पंकज शालिनी को दूसरे दिन ऑफिस छोड़ने जाता है। रास्ते में पंकज दिलदार टिक्की नाम की एक दुकान दिखाता है और कहता है इस दुकान पर हार्ट शेप की टिक्की मिलती है। पंकज शालिनी टिक्की को खाने का ऑफर देता है और शालिनी उस ऑफर को कबूल भी करती है। इसके बाद पंकज शालिनी को आसपास सब कुछ दिखाना शुरू करता है।
यहीं से सीन चेंज होता है। शाम को पंकज शालिनी को दिलदार टिक्की खिलाने लाता है। शालिनी के मुंह में गरम गरम लगने पर पंकज उसके मुंह पर फूंक मारता है। इसके बाद पंकज शालिनी के साथ ही बाहर काफी समय बिताता है। इधर रतन भी रोजाना शालिनी को ऑफिस ड्रॉप कर देता था और रतन भी उसके साथ काफी समय बिताने लगा था। असल में शालिनी भी कोई कम नहीं थी। शालिनी ने एक साथ दो लड़कों को पटा लिया था। पंकज और रतन दोनों ही उसके प्यार में पागल हो गए थे। रतन शालिनी को कैफे लेकर जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। शालिनी घर के बाहर रतन के साथ समय बिताती थी और घर लौटने के बाद पंकज के साथ घूमने निकल जाती थी। धीरे धीरे पंकज और शालिनी बहुत क्लोज आ जाते हैं। यहाँ तक कि शालिनी पंकज के साथ एक होटल रूम में भी समय बिताती है और इस सब के बारे में मासूम स्मिता को कुछ भी पता नहीं चलता। फिर एक दिन पंकज शालिनी को लेकर शॉपिंग मॉल जाता है। वहां से शालिनी 2500 की एक ड्रेस खरीद लेती है। शालिनी पंकज से कहती है कि स्मिता दीदी के लिए भी कुछ ले लीजिए। अब वहां पर पंकज को 250 की एक साड़ी दिखाकर स्मिता के लिए ले जाने को बोलती है और पंकज भी इसमें राजी हो जाता है। दोनों मुस्कुराते पंकज बिल भर देता है। तभी रतन शालिनी को कॉल करता है। शालिनी एक अलग जगह जाकर रतन का फोन उठाती है। रतन के बारे में पंकज को कुछ भी पता नहीं था। रतन शालिनी से कहता है, आप कैसी हो? 2 दिन से कोई कॉल नहीं किया, कोई खबर नहीं। मैंने तो सोचा आपके लिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। शालिनी कहती है, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? तो रतन कहता है, मैं भी ठीक हूँ और आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आपने कहा था कि आपको पूड़ी और सब्जी पसंद है, इसलिए माँ आपके लिए रविवार को बनाएंगी। अब वो आपसे मिलना तो चाहती हैं। शालिनी कहती है, ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है। स्मिता घर लौटती है बाजार से। वो घर लौटकर शालिनी के कमरे में आवाज सुनती है। स्मिता आवाज के पीछे जाती है और पंकज शालिनी को काफी करीब आते हुए देख लेती है। ये देखकर तो स्मिता के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। दुखी होकर भागकर वो बाहर निकल आती है। स्मिता को वो दोनों नहीं देख पाते और बाहर आकर एक पेड़ के गले लगकर रोने लगती है। स्मिता इसके बारे में पंकज को कुछ भी नहीं कहती, बस वो एकदम चुपचाप हो जाती है। स्मिता और पंकज की शादी की सालगिरह पर केक काटने के दौरान पंकज ने स्मिता को नजरअंदाज कर दिया और सबके सामने अपनी साली शालिनी को ही केक खिलाने में बिजी रहता है। स्मिता चुपचाप सब देखती रहती है, जिससे उसकी एक सहेली ने ये नोटिस कर लिया था। बाद में सहेली ने रसोई में आकर स्मिता से शालिनी के बिहेवियर पर शक जाहिर किया, लेकिन स्मिता चुप्पी साधी रहती है क्योंकि वो पहले से ही सब कुछ जान चुकी थी। दुखी होकर स्मिता बगीचे में पेड़ पौधों के पास बैठकर रोने लगती है। रात को शालिनी ने शादी के दबाव पर अपनी मां का फोन काट देती है और अपनी एक अंगी तस्वीर भेज देती है। पंकज छिपकर शालिनी के कमरे की ओर गया, जिसमें स्मिता ने देख लिया। स्मिता ने पीछे से आवाज देखकर पूछा, कुछ चाहिए आपको? पंकज ने बहाना बनाया कि नहीं, वो पानी लेने आया था। शालिनी देखकर कि स्मिता जग गई है, वो दरवाजा बंद कर देती है और पंकज को भी वापस लौटना पड़ा। बगल में सोए पंकज से स्मिता ने शालिनी को ऑफिस के पास एक खाली कमरे में शिफ्ट करने की बात कही। पंकज ने बेफिक्री आवाज से कहा, तुम्हारी बहन है, तुम जो मर्जी करो। ये सुनकर स्मिता को काफी बुरा लगा। अगले दिन शालिनी ने स्मिता को एक पीली साड़ी दी। इसे स्मिता ने शालिनी के अवैध संबंध कारणों से अनदेखा कर दिया। तभी पंकज को गजेंद्र का फोन आया और वो बात करके ऊपर चला गया। प्रेजेंट में स्मिता मतलब कि कविता ने बताया कि गजेंद्र ने मुरादाबाद का घर खरीदने और कर्ज माफ करने के लिए लालच दिया, जिस पर वो शुरू में तो राजी भी हो जाती, पर वापस फ्लैशबैक में हम जाते हैं। जब पंकज ने ये बात बताई तो स्मिता ने मना कर दिया। गुस्सा होकर पंकज वहां से चला गया। शालिनी ने आकर स्मिता को मनाने को कहा, पर स्मिता ने नजरअंदाज कर दिया। पंकज ने घर पर शराब पी और नशे में गजेंद्र से मिलने निकल गया। माली ने ये सब कुछ देख लिया था। अगले दिन माली ने स्मिता से कहा कि कैसे उसके पिता ने जमीन बचाई थी और पेड़ पौधे की वफादार होते हैं। उसने स्मिता को चेतावनी दी कि उसके अपने ही लोग उसकी मुसीबत का कारण बनने वाले हैं और प्रकृति का तो यही नियम है, या तो खुद खाओ या दूसरों को खाना बन जाओ। स्मिता ने पंकज को खाना दिया। पंकज ने बताया कि वो बरेली जा रहा है और शाम 6:30 बजे माथुर के लोग पैसे लेने आएंगे। उसने स्मिता को उन्हें रिसीव करने को कहा। स्मिता बेचारी ने उससे कुछ भी नहीं कहा और शालिनी के लिए टिफिन बनाया और उसकी मनपसंद कटहल की सब्जी बनाई। शालिनी जब ऑफिस जाने लगी तो उसे एक टिफिन पकड़ाया। घर की नौकरानी की बेटी के पास होने पर स्मिता ने उसे खुश होकर पैसे दिए। बाद में ऑफिस से लौटी शालिनी के पेट दर्द होने की शिकायत की और कमरे में जाकर पंकज को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था।
स्मिता शालिनी को दूध और केला देती है और अपनी सहेली की बेटी के बर्थडे पार्टी में जा रही थी। वो शालिनी को भी अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन शालिनी कहती है, मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे जाऊँ। स्मिता कहती है, मैंने दाल बनाई है और सब्जी काटना बाकी है। शालिनी कहती है, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। स्मिता तब कहती है, ठीक है, मैं आकर सब्जी बना दूंगी। स्मिता शालिनी से कहती है कि 6:30 बजे पंकज का आदमी आएगा। शालिनी कहती है, मैं घर पे ही हूँ, तुम एंजॉय करो, मैं ले लूंगी। इसके बाद स्मिता निकल जाती है। स्मिता घर से निकलती है तो पंकज उसे कॉल करता है और पूछता है, तुम कहाँ हो। स्मिता झूठ बोलती है, मैं तो घर पे ही हूँ। इसके बाद स्मिता बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है। यहीं से सीन चेंज होता है। फिर हम रतन को देखते हैं। रतन अपने सीनियर ऑफिसर के साथ बैठकर बातें कर रहा था। ऑफिसर की बहन की शादी थी, इसलिए वो रतन को इनवाइट करता है। वो शादी के बारे में बात कर ही रहे थे कि उसी समय सीनियर ऑफिसर के पास फोन पर एक कॉल आता है। एक ही घर में एक साथ 2 मर्डर हुए हैं। ऑफिसर रतन को साथ लेकर तुरंत क्राइम स्पॉट पे चला जाता है। हम यहाँ देखते हैं पंकज और शालिनी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। स्मिता तब घर पर नहीं थी। कौन या किसने घर के अंदर घुसकर उन दोनों को मार दिया, यही तो सवाल है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पूरे घर में अच्छे से सर्च करती है। पहली नजर में पुलिस को लगता है कि कोई शायद चोरी करने आया था और उसने दोनों को मार दिया। रतन स्मिता को एक एफआईआर की कॉपी पर साइन करवाता है। इसके बाद वो थाने लौट जाता है। थाने में बैठकर रतन एविडेंस के तौर पर लाए गए शालिनी के कानों के झुमकों को ध्यान से देखता है। सीनियर ऑफिसर ये बात नोटिस करता है। ऑफिसर पूछता है, क्या तुम लड़की को जानते हो। रतन कहता है, अभी जानना शुरू ही किया था, जानने से पहले ही बेचारी मर गई। ऑफिसर पूरे केस की जिम्मेदारी रतन को देकर छुट्टी पर चला जाता है, क्योंकि उसकी बहन की शादी थी। रतन ऑफिसर को साफ साफ कह देता है कि वो केस संभाल लेगा। इसके बाद रतन अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। सबसे पहले वो गजेंद्र के पास जाता है। रतन गजेंद्र से पूछता है, गीता कॉलोनी में डबल मर्डर की बात तो सुनी होगी। गजेंद्र कहता है, मुझसे क्यों बात कर रहे हो ये सब। रतन कहता है, नहीं, ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए चिंता हो रही है। अकेले अकेले इतने डबल मर्डर, ऊपर से केस को लेकर सीनियर का प्रेशर आ रहा है। तुम पर पंकज का 27,55,000 का कर्ज था, इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि इन्वेस्टिगेशन में शुरू हुई तो शक की सुई तुम्हारी तरफ न चली जाए। गजेंद्र पूछता है, और मेरी तरफ शक करेगा कौन, तुम। रतन कोई जवाब नहीं देता। गजेंद्र बताता है कि उसे पंकज के पैसों की कोई टेंशन नहीं है। पंकज ने कहा था कि वो समय पर पैसे लौटा देगा। सिर्फ यही नहीं, पंकज ने गजेंद्र से स्मिता को खत्म करवा देने के लिए भी कहा था। पंकज के कहने पर गजेंद्र के लोग स्मिता को मारने गए थे, लेकिन गलती से शालिनी का मर्डर हो गया। पंकज हैरान होकर पूछता है, तो पंकज को किसने मारा। गजेंद्र कहता है, वो कैसे, मैं जानूं। तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुम जानते हो, जाओ इन्वेस्टिगेशन करो। तो मैं ही खुद चिंता में पड़ गया हूँ। पंकज मर गया, अब मेरे पैसे कौन लौटाएगा। इसके बाद गजेंद्र कहता है, एक काम करो, तुम किसी तरह मुझे स्मिता के मुरादाबाद वाले घर के कागजात मैनेज करवा दो, बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। रतन अब पंकज और शालिनी के मर्डर केस को ऑफिशियली क्लूज करवा देने के लिए भी कोशिश शुरू कर देता है, ताकि वो केस को पर्सनली हैंडल करके स्मिता से जमीन के कागजात ले सके। इसके बाद वो पूनम के घर जाता है। रतन पूनम से पूछता है, बर्थडे पार्टी की कोई तस्वीर है क्या। पूनम बताती है, ये तस्वीर अभी अभी फोटोग्राफर के पास है। रतन पूनम से कहता है, जैसे ही ये तस्वीर मिल जाए तो मुझे भेज देना। रतन स्मिता से मिलता है। वो स्मिता से पूछता है कि आपके पति पर 27,55,000 का कर्ज है, हो सकता है और भी ज्यादा हो, तो मुझे नहीं पता इतना पैसा आप कैसे चुकाएंगे। ऊपर से कोर्ट कचहरी का खर्चा, इतना सारी झंझट हो चुका है, इतना सब आप अकेले कैसे संभालेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आप अपना मुरादाबाद वाला घर बेच दीजिए। स्मिता कहती है, मैं घर बेचना नहीं चाहती। रतन और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्मिता ध्यान नहीं देती। तब रतन निराश होकर घर लौट आता है। अगले दिन रतन के पास पार्टी की तस्वीर पहुंचती है। रतन स्मिता की तस्वीर को बहुत ध्यान से देखता है। उस तस्वीर में रतन की थोड़ी गड़बड़ी मिलती है, इसलिए रतन फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उस दिन पार्टी में जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों से मिलकर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। इसके बाद वो सीधे स्मिता के घर चला जाता है। इसकी दरवाजा खोलती है तो रतन कहता है, आप जैसी चालाक और बहरूपी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। आपकी चालाकी कहानी अब मैं आपको कैसे सुनाऊं। रतन के हिसाब से मर्डर की पिछली रात स्मिता ने पंकज और शालिनी दोनों के फोन में एक दूसरे के नंबर ब्लॉक कर दिए थे, ताकि कोई किसी से कनेक्ट न कर सके। अगली सुबह स्मिता शालिनी के लिए अलग से खाना बनाती है और उसमें कुछ मिला देती है। इसके बाद वो खाना शालिनी के टिफिन में भर देती है। शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके खाने में अबनॉर्मल चीज पाई गई थी। स्मिता ने जानबूझकर खाने में ऐसी चीज मिलाई जिससे खाने के बाद शालिनी को फूड पॉइजनिंग हो और वो ऑफिस से जल्दी घर आ जाए। स्मिता का प्लान काम कर गया।
शालिनी जल्दी घर लौट आती है और बार बार वॉशरूम जाने लगती है। शालिनी को घर छोड़कर स्मिता पार्टी में चली जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में रहने के बाद स्मिता कुछ समय के लिए घर आती है। घर में घुसकर वो देखती है कि शालिनी के खून से सनी हुई लाश जमीन पर पड़ी थी। ठीक उसी वक्त पंकज भी घर आता है। पंकज के घर पहुंचने से 1 घंटा पहले शालिनी की मौत हो चुकी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पंकज और शालिनी की मौत के बीच में 1 घंटे का गैप है। और पंकज की मौत सिर्फ चाकू या फिर कोई धारदार हथियार से नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मरने से पहले पंकज को दिल का दौरा पड़ा था। दिल का दौरा पड़ने के बाद किसी ने उसे धारदार हथियार से मारा, लेकिन रतन अभी तक ढूंढ नहीं पाया कि ये काम किसने किया है। मगर रतन की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से स्मिता ने दोनों के फोन नंबर से फिर से दोनों को अनब्लॉक कर दिया। इसके बाद फोन से अपने फिंगरप्रिंट मिटाकर वो वापस पार्टी में लौट गई। ये सब स्मिता को बताने के बाद रतन फिर कहता है, तुम्हारी बुद्धि की तो तारीफ करनी पड़ेगी। आप पार्टी से कब बाहर निकली, कब वापस आई, किसी को पता नहीं चला। लेकिन आपकी बदकिस्मती कि मेरे पास कुछ तस्वीरें आ गई हैं। उस पार्टी में आपको 2 अलग अलग साड़ियों में देखा गया। साड़ी का रंग एक ही था, लेकिन बॉर्डर अलग अलग। यहाँ फ्लैशबैक देखते हैं कि उस रात स्मिता की साड़ी पर खून लग गया था, इसलिए वो उसे धो देती है और उसी रंग की दूसरी साड़ी पहनकर वापस पार्टी में चली गई। प्रेजेंट में रतन कहता है, केस कोर्ट में जाएगा तो आप शायद कहेंगी कि तस्वीरों में साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ भी आप फंस जाएंगी, क्योंकि आप अपना फोन साथ लेकर घूमती रही हैं। आप कब किस टावर के नेटवर्क में थीं, सब कुछ रिकॉर्ड में है। आपको जेल जाने से अब कोई नहीं रोक सकता। जेल जाकर आप जेल के बगीचे में आराम से प्लांटेशन कर सकती हैं। वैसे तो आपको गार्डनिंग बहुत पसंद है ना? और एक साथ कजिन और हस्बैंड को कत्ल करने की सजा क्या हो सकती है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, मगर आपके पास एक मौका है। आप मुरादाबाद वाला घर मेरे नाम लिख दीजिए। मैं पर्सनली इस केस को क्लोज कर दूंगा। मैं आपकी सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके फोन पर भेज दूंगा, पर याद रखना आपके पास सिर्फ 4 दिन का समय है। इसके बाद रतन स्मिता को धमकी देकर कहता है, किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश की तो सीधा जेल जाओगी। स्मिता चिंता में पड़ जाती है। खुद को बचाने के लिए आखिरकार वो रतन के नाम जमीन के कागजात तैयार करवाना शुरू कर देती है। जब स्मिता कोर्ट जाती है, रतन भी उसका पीछा करता है। सारे कागजात तैयार होने के बाद घर रतन के हाथ में देने से पहले स्मिता उस घर के सभी नौकर को छुट्टी दे देती है। घर में अब स्मिता और माली के अलावा कोई नहीं होता। इसके बाद कागजात सौंपने का दिन आता है। रतन गजेंद्र से पैसे लेकर स्मिता के घर चला जाता है। स्मिता रतन को चाय पीने के लिए बोलती है। रतन कहता है, मुझे क्या गधा समझा है, चाय में जरूर कुछ मिलाया होगा। स्मिता कोई जवाब नहीं देती। रतन घर के कागजात मांगता है। स्मिता उंगली के इशारों से कागजात दिखा देती है। रतन कागजात हाथ में लेकर सारे पेज पढ़कर देखता है। पेज पलटते समय कई बार अपने मुंह पर ही हाथ लगाता है। कागजात देखना खत्म करके रतन स्मिता से कहता है, सब ठीक है, पर आपके साथ डील खत्म होने से पहले आप मेरा एक कंफ्यूजन दूर कीजिए। आप कैसे जान गईं कि पंकज गजेंद्र के साथ मिलकर आपको मारने का प्लान बना रहा था, और आपने पंकज को कैसे मारा? इन दोनों सवालों के जवाब मिलते ही मेरा केस सॉल्व हो जाएगा। स्मिता कोई जवाब नहीं देती। इससे पहले ही रतन अजीब हरकतें करने लगता है और अचानक उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। दरअसल रतन के आने से पहले स्मिता ने घर के कागजात पर जहरीले पत्तों का पेस्ट लगा दिया था। इसी कारण स्मिता ने कागजात को हाथ से छूने के बजाय उंगली से इशारे करके दिखाया, और जब रतन पेज पलटते समय अपने मुंह पर हाथ लगाया तो वो जहर रतन के मुंह में चला गया। सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से प्लान किया गया था कि रतन को कुछ पता ही नहीं चला। हालांकि रतन पैरालाइज होने के बाद भी उसका दिमाग ठीक से काम कर रहा था। वो सब कुछ समझ पा रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। स्मिता रतन के हाथ से घर के कागजात लेकर उन्हें जला देती है। इसके बाद माली पैरालाइज रतन को एक बोरी में भरकर नदी में फेंक देता है। जाने से पहले वो स्मिता से विदा लेता है और कहता है, समय हुआ तो फिर से मुलाकात होगी। सारा काम खत्म होने के बाद स्मिता वो घर छोड़कर शहर चली जाती है। अपने नए पते पर नई पहचान के साथ खुद को बदल लेती है, और उसका अब नया नाम है कविता। प्रेजेंट में वही कविता जो कहानी बता रही थी। उसके दोस्त जानना चाहते हैं कि पंकज कैसे मरा। स्मिता बताती है कि जब पंकज को हार्ट अटैक आया वो खुद दवाई लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्मिता ने पंकज की दवाई हटा दी। इसके बाद धारदार चाकू से उसे मार डाला।
स्मिता के दोस्त और बहुत कुछ जानना चाहते थे। वो एक के बाद एक सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन स्मिता उनके सवालों को नजरअंदाज करती हुई वहां से चली जाती है। बाहर निकलते समय स्मिता रतन के उस सीनियर ऑफिसर को देखती है। स्मिता किसी तरह नजर बचाकर चली जाती है। उसके घर पहुंचने से थोड़ी देर बाद माली स्मिता से मिलने आता है। माली स्मिता के हाथ में एक छोटा पौधा देकर कहता है, समय बदल गया है, इसलिए सोचा कि मिलकर आऊं। माली को देखकर स्मिता खुशी से रो पड़ती है। फिर कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। देखते हैं कि रतन अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। वो सब कुछ समझ पाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता है। उसके इलाज का इंतजाम सीनियर ऑफिसर ने किया है। वो रतन से मिलने आते हैं। रतन उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, पर ऑफिसर उसके इशारे समझ नहीं पाता। रतन लाखों कोशिशों के बाद भी किसी को कुछ समझा नहीं पाता। ऐसे ही उसकी जिंदगी कटती रहती है। शायद एक दिन वो ठीक हो जाएगा और उस दिन शायद स्मिता को वो बेनकाब कर पाएगा, लेकिन तब तक इंतजार न करते हुए कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।